हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके भारतीय इतिहास से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वह है कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था, यानी किसके अंडर में था, यह आपको बताना है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद, तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद भी भैया जो गोवा राज्य था ना, वो पुर्तगालियों के अंडर में था। ठीक है, पुर्तगालियों के अंडर में था। अगर मैं बात करूँ गोवा राज्य की, तो ये आपका पुर्तगालियों ने जो भारत को दिया था, वो दिया था 1961 में। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 में दिया था। ठीक है, इसीलिए 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वो बनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं फिर हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, कि राज्यसभा की बात आई है। तो आप सभी को पता है राज्यसभा हमारा भंग नहीं होता है, वो आपका एक स्थायी सदन है, इसलिए इसमें आपका आंसर कोई नहीं होगा। ठीक है, भंग नहीं होता है, वो आपका स्थायी सदन है। ठीक है, और इतना भी याद रख लेना, राज्यसभा भंग तो नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, हर 2 साल बाद जो आपके 1/3 लोग हैं, 1/3 लोग मतलब अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आई है राज्यसभा की, तो कह देना भैया आपका राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है भैया आपका लोकसभा, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा भैया आपकी भंग हो सकती है। ठीक है ना, राष्ट्रपति जो है वो बात करेंगे मंत्रिपरिषद से, फिर उसके बाद भंग कर देंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, पूर्वी भारत के सुंदरबन एक उदाहरण है। ठीक है, तो आपके पास से भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, पूर्वी भारत के सुंदरबन। अगर आपको पता होगा कि हाँ भैया सुंदरबन में आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो आप इसमें तुरंत सही आंसर बता लगा दोगे कि हाँ भैया मैंग्रोव पारिस्थिति तंत्र का। ठीक है ना, एक उदाहरण है आपका। ठीक है, मैंग्रोव वृक्ष क्या होते हैं, जो आपके खारे पानी में होते हैं। ठीक है, खारे पानी कह लो या अर्ध खारे पानी कह लो। ठीक है, या अर्ध खारे पानी में होते हैं आपके। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ठीक है, आधार क्या था पूछा है आपसे। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, यानी आप सिंपल सी बात है भैया, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, वो किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत और क्या होता है भैया, आपके जो संविधान सभा का चुनाव संपन्न होता है इसी के अंतर्गत। ठीक है ना, जुलाई 1900 में। ठीक है ना, चलो अब ये संविधान बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपके चुनाव भी तो संपन्न कराए जाएंगे ना संविधान सभा के लिए। ठीक है, वो इसी प्लान के अंतर्गत किए जाते हैं। चलो फिर अब देखो, जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह है, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, वो प्राप्त हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अगर मैं बात करूँ मोहनजोदड़ो की, तो आप कह देना भैया इसकी खुदाई कराई थी राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने कराई थी। कब कराई थी भैया, 1922 में। 1922 में कहाँ है ये आपका मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी पे। ठीक है, सिंधु नदी पे बोल देना। ठीक है, और इससे पहले किसकी खुदाई हो गई थी भैया, इससे पहले 1921 में हो गई थी आपकी हड़प्पा की खुदाई। ठीक है, किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। और किस नदी के तट पे, रावी नदी के बोल देना आप। ठीक है, रावी
नदी के तट पे है। ठीक है, कुछ अब फैक्ट और जान लेते हैं फिर। जैसे मोहनजोदड़ो था ना, तो मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, और याद में रख लो लोथल, गुजरात में एक जगह है आपकी लोथल। ठीक है, इसी लोथल से हमें क्या मिला है भैया, इसी लोथल से हमें मिलता है हड़प्पा कालीन। ठीक है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं भैया हमें यहाँ से। ठीक है, लोथल से, इतना भी आपने याद में रखना है। और इसी लोथल से और हमें क्या मिलता है भैया, हाथी के दांत का पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना भी मिलता है। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी, कुणिक। ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी, तो अजात शत्रु की उपाधि थी भैया कुणिक। ठीक है ना, और अजात शत्रु अगर मैं बात करूं किस राज्य का शासक था भैया, तो आप कह देना मगध राज्य का। ठीक है, अब बात आई है मगध राज्य की, तो आप कह देना जो मगध राज्य है उसके संस्थापक भैया कौन थे, बृहद्रथ थे। ठीक है, उसके संस्थापक बृहद्रथ माने जाते हैं। और राजधानी कहाँ थी, राजधानी, ठीक है, राजधानी थी आपकी गिरिब्रज। ठीक है, राजधानी थी आपकी किधर भैया, गिरिब्रज, गिरिब्रज लिख लो या इसको राजगृह लिख लो। ठीक है, राजगृह। ठीक है, गिरिब्रज कह लो या राजगृह, बात एक ही है। अब देखो बात आई है हर्यक वंश की। ठीक है, मगध राज्य के अंतर्गत ही आता है आपका हर्यक वंश। तो आपने हर्यक वंश लिखा, तो हर्यक वंश में क्या है ना, सभी अपने पापा को मार के मतलब गद्दी में बैठते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हर्यक वंश के संस्थापक, तो आप कह देना वो था बिम्बिसार, बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार था। अब इस बिम्बिसार की हत्या उसी के पुत्र कौन कर देता है, उसका पुत्र अजातशत्रु, बिम्बिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु, तो वो हत्या कर देता है भैया बिम्बिसार की, और खुद अपना गद्दी में बैठ जाता है। ठीक है, अब अजातशत्रु गद्दी में बैठ गया है, तो याद रख लेना अजातशत्रु के समय में हुई थी आपकी प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर सकती हो आप कि हाँ अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपकी कहाँ भैया, राजगृह में। ठीक है, और फिर देखो भैया, अब बिम्बिसार की हत्या तो अजातशत्रु ने कर दी, फिर इस अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है भैया, वो कर देता है इसी का पुत्र उदयन। ठीक है, उदयन इसकी हत्या कर देता है, अपने ही पिता यानी अजातशत्रु की हत्या करके भैया अपना राजा बन जाता है। ठीक है, फिर उदयन के बाद आता है भैया नागदशक। ठीक है, नागदशक के बाद आता है आपका शिशुनाग। ठीक है, जो कि शिशुनाग वंश की नींव रखता है। ठीक है, चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी जो हमारा 7वां प्रश्न है, वह है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था, वो भेजा था उनके अपने एक पुत्र जिनका नाम महेंद्र था उन्हें, और अपनी पुत्री संघमित्रा को। यानी इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है ना, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, अब बात आई है भैया अशोक जी की, तो आपने कहना है कि अशोक जी भैया मौर्य वंश के ही एक राजा थे। तो आपने यहाँ से कनेक्ट करना है कि भैया मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। फिर मौर्य वंश के संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और मौर्य वंश के अंतिम शासक भी यहाँ से याद में रख लो फिर बृहद्रथ थे। ठीक है, बृहद्रथ थे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। विधानसभा की बात चल रही है, तो आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका अनुच्छेद 168। ठीक है, अनुच्छेद 168 हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बात आई है राज्य के विधानसभा की। ठीक है, तो ये जो विधानसभा होती है ना, ये विधानसभा राज्य के विधानमंडल का भी है निम्न सदन है। ठीक है,
विधानमंडल का निम्न सदन है, इतना भी आपने याद में रखना है। और अनुच्छेद 168 में यही कहा गया है कि भैया आपका जो प्रत्येक राज्य है ना, प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद 168 के तहत क्या होगा भैया, राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ठीक है, राज्य के लिए एक आपका विधानमंडल होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नवा प्रश्न है वह है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन एक और बात आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना, ये परामर्श लेते हैं, पता है किससे परामर्श लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनसे भी ये परामर्श लेंगे। मतलब इन दोनों से परामर्श लेंगे तब जाके क्या करेंगे भैया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूँ आपके उच्च न्यायालय की, तो आप एक चीज़ ध्यान में रख लेना, अनुच्छेद ध्यान में रख लो, मतलब ठीक है ना, पूछा जाएगा कभी कभार आपसे अनुच्छेद 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 में क्या है भैया, अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है ना, उच्च न्यायालय होगा भैया एक राज्य के लिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वह है कि प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि प्लासी की लड़ाई आप सभी को पता है किसके बीच हुई थी, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। ठीक है, अंग्रेजों के साइड से कौन लड़ रहे थे भैया, वो लड़ रहे थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे, इतना भी आपने याद में रखना है फिर। ठीक है, और कब होता है आपका प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध होता है आपका 23 जून 1757 को। ठीक है ना, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो प्राप्त है भैया चार्ल्स मेडकॉफ को। ठीक है, और इसे ही क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। क्या कहा जाता है भैया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है ना, मुक्तिदाता कहा जाता है, इतना भी आपने याद में रखना है। और ये जो मेडकॉफ है ना, ये भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद बनता है आपका। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद अगला गवर्नर कौन होता है, चार्ल्स मेडकॉफ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको बताना है और आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, यानी आपकी कांग्रेस बनी थी 1885 में, और 1885 में ही आपका पहला अधिवेशन भी होता है। ठीक है ना, पहला अधिवेशन होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी जी करते हैं। कौन करते हैं भैया, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी करते हैं। ठीक है, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, और पहला अधिवेशन कहाँ होता है भैया आपका, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में होता है। और वहीं पे अगर बात आएगी ना आपकी कि हाँ भैया यहाँ पे एक और नाम लिखा है आपका दादा भाई नौरोजी जी, तो देखो दादा भाई नौरोजी जी करते हैं दूसरे अधिवेशन की। ठीक है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जो कि इसके ठीक 1 साल बाद हो जाता है आपका 1886 में। ठीक है, 1886 में होता है, और किधर होता है, कलकत्ता में होता है। ठीक है, कलकत्ता में होता है, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो पता है मैं आपको समय क्यों देता हूँ, मैं इसीलिए आपको समय देता हूँ ताकि आप भी सोचो कि हाँ यार किसने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अगर मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा ना तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी चीज़ें याद करने में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ तो आप कम से कम कुछ बहुत भी सोच रहे हैं, तो कुछ तो सोच रहे हैं कि हाँ यार इसका प्रचलन किसने करवाया था। आपके माइंड में चारों ऑप्शन घूमेंगे, क्या इल्तुतमिश था, क्या अलाउद्दीन खिलजी था, नहीं नहीं अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं था, उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता है। ऐसे
ऐसे करके कुछ तो आपके माइंड में आएगा, इसलिए मैं आपको समय देता हूँ, ठीक है। इसमें आपका ये फ़ायदा है। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि हाँ भैया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? वो करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अब ये जो आपका तुगलक है ना भैया, ये आपका एकदम इसने ना जितनी भी आपकी योजनाएं बनाई सारी असफल हुई, ठीक है, असफल हुई। और इसकी असफल योजनाओं में एक थी ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है। कौन से सन में करवाता है ये भैया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन? तो आप कह देना 1329 में। कब? 1329 में करवाता है। चलो मैं इसकी सारी असफल योजनाएं अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले ये करता है दोआब में कर वृद्धि, ठीक है ना। दोआब में कर वृद्धि कर देता है, ठीक है। जैसे गद्दी में बैठता है ना वैसे ही कर देता है 1326 में, ठीक है। असफल हो जाती है। फिर राजधानी परिवर्तन कर देता है भैया 1 साल बाद, ठीक है। राजधानी परिवर्तन कर देता है 1327 में, ठीक है। फिर 1329 में क्या करता है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाता है, ये भी असफल। खुरासान विजय योजना बनाता है, ये भी असफल भैया। कुराचिल अभियान में जाता है, ये भी असफल, ठीक है। तो इसकी असफल योजनाओं का तो चिट्ठा ही चिट्ठा है भैया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 14वां प्रश्न है वह है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वो है आपका, वो लड़ा गया था 1576 में, ठीक है ना। जून 1576 में लड़ा था आपका ये युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। और अकबर तो आया नहीं था भैया, अकबर के साइड से कौन था? मानसिंह, ठीक है, मानसिंह था। इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखो 15वां प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के जनक हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका उत्तर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए धन्यवाद।